नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर जुमेरात को लाइव पेश किया जाता है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्डियक पेशेंट्स दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है जिसमें आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिल की बीमारी है और आप उस बारे में चाहते हैं कि कोई मशवरा लें तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हम उसका लाइव आपको जवाब देंगे। एक गुजारिश ये है कि जब कॉल करें तो अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी दवाइयाँ अपने सामने रखें ताकि बात मुख्तसर हो सके, आपका सवाल हम तक जल्दी पहुंच सके और हम उसका जवाब आपको दे सकें। नाज़रीन, दिल की बीमारियां जो हैं वो इंतहाई ट्रीटेबल बीमारियां हैं और अगर इनका इलाज ना किया जाए तो इंसान जान से जा सकता है या हर काम से यानी अपने रोज़मर्रा के काम से फारिग हो सकता है, वो काम ना कर उस फिर नहीं पूरा प्रॉपरली कर सकते। तो इनका इलाज, बीमारियों का इलाज वक्त पर होना इंतहाई ज़रूरी है। प्रोग्राम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन। हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030, 051-945-0030। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र है, स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स में, कि उनको वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। वैक्सीन कोरोना की अब अवेलेबल है और हर कोई लगवा रहा है ताकि इस मूजी बीमारी से बच सके, लेकिन कार्डिक पेशेंट्स को इंतहाई ये डर होता है कि क्या उनको कोई मसला तो नहीं होगा इस वजह से, वैक्सीन लगवाने की वजह से। तो आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कशन की जाएगी कि क्या ये वैक्सीन कार्डिक पेशेंट्स, दिल के मरीज़ों के लिए सेफ़ है कि नहीं है। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। नाजरीन, हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप चीफ़ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में। इससे पहले आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं। आप कमांडेंट आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में भी रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर वेलकम टू द शो। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं डायरेक्टली इस बात से करना चाहूँगा क्योंकि इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और बुज़ुर्ग भी लगवा रहे हैं, जवान लोग भी लगवा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, और उसका असर भी नज़र आया। अब लोग काफ़ी कोरोना कम हो गया, लेकिन रोज़मर्रा प्रैक्टिस में देखते हैं कि दिल के मरीज़ ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें हार्ट अटैक हुआ हुआ है, हमें स्टेंट पड़ा हुआ है, बाईपास हुआ हुआ है, या हमारा दिल कमज़ोर है, और क्या हमें वैक्सीन लगाने से कोरोना ही तो नहीं हो जाएगा, या इससे हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो क्या दिल के मरीज़ों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है सर? जी जी, ये आजकल बहुत ही आम सवाल है और हमारे जितने भी मरीज़ आते हैं क्लिनिक में दिखाने के लिए तो उनका एक सवाल ज़रूर होता है जी कि क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। अभी जैसे आपने पहले कहा कि हम बहुत ही खुशकिस्मत है और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी हमारे मुल्क पे और हमारे अवाम पे रही है कि उस हिसाब से कोरोना नहीं फैला हमारे मुल्क में जिस हिसाब से हमारे यूरोप में या पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया में फैला है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो है बीमार हुए और उनकी जो है डेथ हो गई। और अभी तक उसी हिसाब से चल रहा है, दो उसका नंबर कम हो गया लेकिन उसमें वहाँ पे जो फैलाव है वो कई गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है और पाकिस्तान में फैलाव बहुत कम है और ये किसी वक्त भी शिफ्ट हो सकता है और वहाँ से बॉर्डर से क्रॉस करके और ये वायरस इधर आ सकता है। और इसकी इतनी बुरी फॉर्म है, जैसे अभी यूरोप और अमेरिका भी इस जो वेरिएंट है उससे घबराया हुआ है और उससे डेथ ज़्यादा हो रही है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। इसी की वजह से इंग्लैंड ने अपनी जो है वो रेड अलर्ट कर दिया है और लॉकडाउन कर दिया है और पाकिस्तान को और इंडिया को उस पर रेड लिस्ट पे डाल दिया है। आप ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर जाएंगे तो आपको क्वारंटीन जो करेंगे 2 हफ्ते के लिए, तो इसलिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो वायरस है इंडिया का बड़ा ख़तरनाक है और पाकिस्तान में अगर वो आ गया तो उससे बहुत ज़्यादा मौत होगी, बहुत ज़्यादा फैलाव होगा उसका और बहुत सारे लोग उससे बीमार हो गए। तो ये जो हमें इस वक्त सहूलत मिली हुई है वैक्सीन की और जो वैक्सीन अवेलेबल है, हर एक को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीन 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जो भी वैक्सीन मिलती है सारी की सारी जो पाकिस्तान में वैक्सीन मिल रही हैं वो सारी की सारी इफेक्टिव नहीं, कोई नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है, एक से प्रॉब्लम होता है या एक के साइड इफेक्ट होते हैं और दूसरे के साइड इफेक्ट नहीं होते। सारी एक जैसी हैं और सारी सेफ़ है और सारी मरीज़ों के लिए सेफ़ है और साथ ही साथ पुरअसर है और इनका अच्छा असर भी होता है और इसकी वजह से आप कोरोना की शिद्दत से बच जाते हो। ये नहीं हो सकता कि आपको जब लगती है, जो आपको वैक्सीन लगती है
तो आप में मज़ाहमत काफ़ी आ जाती है, और कई दफ़ा होता है कि आपको कोरोना हो सकता है लेकिन इसकी वो शिद्दत नहीं होती जब आपने वैक्सीन ना लगवाई हो, वो हो और आपको बीमार होना पड़े, अस्पताल दाखिल होना पड़े, ऑक्सीजन लगनी पड़े, और या फिर आपको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए। तो जहाँ जहाँ पे वैक्सीन लगती जा रही है वहाँ पे जो मुल्क है वो खुलते जा रहे हैं, मार्केटें खुलती जा रही हैं, मॉल खुलते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, सिनेमाज खुलते जा रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक की इकट्ठ है वो जगह सारी की सारी खुलती जा रही है। और अगर हमारे भी अगर ज़्यादातर लोग ये सारी वैक्सीन लगवाएं तो मुमकिन है हमारे यहाँ भी वो जो शादियाँ हैं और खाना है, होटलों में जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे आप आराम से जा सके अगर सारी की सारी पॉपुलेशन जो एडल्ट है उन सब ये सब के सब वैक्सीनेटेड हो। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो जितनी जल्दी हो सके जो नज़दीक आपके वैक्सीनेशन सेंटर है, जितने भी मरीज़ हैं दिल के, वो सारे के सारे फिट हैं। जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको बाईपास हुआ है, जिनको एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हुई हुई है, जिनको हार्ट फेलियर है लेकिन कंट्रोल्ड है, एंजाइना है लेकिन कंट्रोल्ड है, हार्ट ब्लॉक है, पेस मेकर डले हुए हैं, रिदमिया उनका ट्रीटेड है, ये सारे के सारे वो लोग हैं, सारे के सारे फिट हैं और ये अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और इस प्रोग्राम की वसात से बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से ये मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो पैगाम आप तक ये पहुँच जाए और आप आज से सारे फिट हैं कार्डियक पेशेंट, और जो जो नज़दीक आपके सेंटर्स हैं वहाँ जाके आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। हमने सर हॉस्पिटल्स में भी देखा है, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन सबसे पहले लगी और उसका असर नज़र आया। और अभी डॉक्टर्स की जो अमवात पहले होनी शुरू हो गई थी इस वायरस की वजह से, वो अब ज़ीरो हो गई। आप शाज़ो नादिर ही सुन रहे हैं कि किसी डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही हो, शायद इसी वजह से कि वैक्सीन सबको लग चुकी है। बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर्स तो वो सबसे पहले, फिर नर्सेज, पैरामेडिक्स, फिर वो स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उन सब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको देखना होता है। कई दफ़ा आपको नहीं पता होता मरीज़ को कोरोना होता है, तो इसलिए वो लगवाना बहुत ज़रूरी। मेरी सारी की सारी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मुझे, मेरे बाकी जो बहन भाई हैं का सबको जो है ये कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और वो एक तसल्ली है, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब आना है कोरोना, लगना है तो कोई बात नहीं, जब लगेगा तो उसकी वो शिद्दत नहीं होगी जो कि अगर आपने ना वैक्सीन लगवाई है तो उसकी शिद्दत होगी। इसलिए ये हमारा पैगाम है कि हमारे जितने मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, उन सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए और उस वैक्सीन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मैं टेलीफ़ोन नंबर बता देता हूँ, ये इस पे अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं और कोई मशवरा करना चाहते हैं तो कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 051, पिंडी इस्लामाबाद का कोड है, नंबर है 94500030। सर, मैं एक ईमेल को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। हमें ज़हीर बाबर साहब ने ईमेल की, उनके फ़ादर हैं बशीर साहब, 90 साल उनकी उम्र है और उनको CMR उन्होंने कराया, उस पे LA मैक्सोमा निकला। बाकी एज सच वो ठीक हैं। उनकी पेरिकार्डेक्टमी हो चुकी हुई है 97 में, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस था, उसके बाद वो ठीक रहे हैं। कॉनकोर, लोप्रिन, राइजेक और लेक्सोटनिल वो इस्तेमाल करते हैं। वो पूछना चाहते थे कि क्या LA मैक्सोमा इस एज में सर्जरी वैसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है, और क्या, क्योंकि उनको कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं, सिवाय पैल्पिटेशंस कभी कभी होती हैं और हल्का सांस फूलता है, तो क्या इनको सर्जरी कराने की ज़रूरत है या इसका क्या इलाज कराना चाहिए? वो उस पर डिपेंड करता है कि मैक्सोमा कितना बड़ा है। अगर मैक्सोमा है वो हैंग कर रहा है और जाता है वैल में जाके वैल को रोक देता है या बंद कर देता है, तो कोई इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है। तो आई थिंक जिन्होंने डायग्नोज किया है कार्डियोलॉजिस्ट ने और फिर उन्होंने रेफ़र किया होगा सर्जन के पास, सर्जन ने असेस किया और नो डाउट कि उनकी एज इतनी ज़्यादा है जिसमें से सर्जरी के अपनी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क बढ़ जाता है, तो वो सर्जन वो कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। लेकिन ये भी है कि ये किसी वक्त ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपने सर्जन के साथ डिस्कस करके, जो आपका सर्जन है जिसने ये सर्जरी करनी है, कि किसके फ़ायदा कितना है और फ़वाइद कितने हैं, नुकसान कितना है, रिस्क कितना है, वो डिस्कस करके तो आप कर सकते हैं। और अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग है जिससे ज़िंदगी को ख़तरा किसी वक्त भी हो सकता है, जिसमें वैल को बंद करके वहाँ पे क्लॉट बना के वहाँ पे इशू ये कर सकता है, जिसमें सब अचानक मौत वाक़ हो सकती है, तो फिर रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कार्डियोलॉजिस्ट जिसने असेस किया और जिसने देखा कि मैक्सोमा कितना बड़ा है, और वो सर्जन जिसने सारे उनकी एग्जामिनेशन किया और रिस्क सारे असेस किए और उसके बाद उसकी ओपिनियन लेकर फिर फाइनल फैसला आपने करना है। ठीक है सर, एक और ईमेल शामिल करना चाहूँगा। ये इरशाद साहब हैं, इनकी उम्र 76 ईयर है और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इनकी शुगर ब्लड प्रेशर अच्छी कंट्रोल है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर 140
55, निचला 55/70 तक रहता है। जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो लोअर साइड पे रहता है और ये इस बारे में परेशान है। इनकी एज 76 इयर्स है और ये पूछना चाहते हैं क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो 55-60 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर जाए तो इसको कोई हार्मफुल तो नहीं है ये? बिल्कुल कोई हार्मफुल नहीं है। जूं जूं उम्र ज़्यादा होती है और स्पेशली 70s में लोग जाते हैं तो उनकी नालियाँ सख्त हो जाती हैं और उनका नीचे वाला ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, ऊपर वाला ज़्यादा होता है, स्टिफनेस हो जाती है उसमें। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें बस यही होना चाहिए कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कोशिश ये करे कि 140-50 से ऊपर ना जाए। अगर जाए तो सिस्टोलिक के लिए जो ट्रीटमेंट है वो स्मॉल डोज में कोई मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर बता रहे हैं इस पर किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली रिलैक्स हालत में जो ब्लड प्रेशर लिया जाता है वो बेस्ट प्रेशर होता है। और ये जो प्रेशर उन्होंने बताया इस पर किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके सिवाय इसके कि नमक का इस्तेमाल कम हो, चिकनाई का इस्तेमाल कम हो। जहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम होगा हो सकता है कि इससे और ज़्यादा नीचे ब्लड प्रेशर आए और 140-90 से ये नीचे रहे। ठीक है। सर ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो इसमें बहुत सारी हमारी आवाम है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है और उसमें मेडिसिन, कुछ लोग एक मिसकंसेप्शन होती है कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है तो मेडिसिन को छोड़ दिया जाए और वो बीच में मेडिसिन छोड़ देते हैं, फिर ब्लड प्रेशर शूट करने लगता है दोबारा, कुछ ज़्यादा सर में दर्द हुआ, चेक करवाया, फिर ज़्यादा निकला, फिर दवाई कुछ अरसा खाई, फिर छोड़ दी। तो क्या इस तरह दवाई खाना सेफ़ है या क्या ये तरीक़ाकार ठीक है या ब्लड प्रेशर के दवाई लगातार मुसलसल खा लेनी चाहिए? एक तो ये है कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि ये कई दफ़ा इसकी अलामात नहीं होती या सिम्टम्स नहीं होते और आप जब चेक करवाते हैं फिर पता चलता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा और आपको वार्निंग ही कोई नहीं मिलती। एक तो जब भी डॉक्टर साहब के पास जाएँ तो उन्हें कहें जी मेरा एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर ले, 2-3 महीने के बाद चेक करवा ली, अगर नॉर्मल है फिर भी जब भी जाए चेक करवा ले। और अगर ज़्यादा है तो फिर वो प्रिकॉशन डॉक्टर साहब से पूछ के नमक कम, चिकनाई कम, एक्सरसाइज, वेट कम करना, ये सारी चीज़ें करें। जब आपका डायग्नोज हो जाए कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है, मुस्तकिल रहता है, और आपने शुरू में अपना नमक भी कम किया, चिकनाई भी कम की, आपने वज़न भी कम किया, आपने वर्जिश भी की, चलना भी शुरू, उसके बावजूद नीचे नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ थोड़ी डोज में एक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए। और आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने अपना ब्लड प्रेशर 110/70, 120/70 से 140/90 के दरमियान रखना है। उससे ऊपर नहीं जाने देना, उससे नीचे नहीं जाने देना। और वो चाहे डाइट से हो या एक्सरसाइज से हो या थोड़ी खुराक जो स्मॉल डोज जो उसके मेडिसिन की उसकी वजह से हो। और अगर उसके बाद ज़्यादा हो तो फिर उसकी आप खुराक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ही आपका पहला जो ब्लड प्रेशर आपका चेक हो तो सबसे पहले आपने अपने टेस्ट डॉक्टर साहब को करवाने हैं। आंखें अपनी चेक करवानी है, दिल चेक करवाना है, गुर्दे चेक करवाने हैं। देखना यह है कि आपका कहीं ब्लड प्रेशर साल से पिछला तो नहीं चल रहा, जो पता ही नहीं चला, डिटेक्ट ही नहीं हुआ, और वो ब्लड प्रेशर आपको ये नुकसान पहुंचा चुका है आपकी आंखों को, आपके दिल को और आपकी किडनीज को। क्योंकि ये जब नुकसान हो जाता है तो डैमेज हो जाता है तो ये आर्जी नहीं होता, ये मुस्तकिल होता है। और आपने इस डैमेज को बचाना है और उस बचाने का एक ही तरीका है कि अपने ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रखें। तो ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए। जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए तो ये चंद दिनों की या महीने का इलाज नहीं होता या चंद सालों का इलाज नहीं होता, ये सारी उम्र का इलाज होता है। आप जो आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे डालते हैं, थोड़ी डोज पे डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को बढ़ाते हैं और उस लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। और जिस लेवल पे जाके कंट्रोल होता है फिर आपने वो वाली खुराक मेंटेन करनी होती है। और आपके ये पता ये चल जाए कि कोई डैमेज नहीं हुआ तो हर 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं और अपने टेस्ट वेस्ट भी करवा लें और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। कई दफ़ा होता ही है कि आपको स्ट्रेस होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, कई दफ़ा आपने घर से बाहर खाना खा लिया और वहाँ पे नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। और स्पेशली जो शादियों वाला खाना है और मर्ग वाला खाना है, जो फौजगी पे हम जाते हैं, और देगी की जो खाना है, देग वाला खाना होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। और आप कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसमें से अगर 2-4 दाने या नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और कई दफ़ा 200 ऊपर वाला क्रॉस कर जाता है, नीचे वाला 110-120 को क्रॉस कर जाता है। वो चीज़ आपने देखनी होती है कि आप कितने सेंसिटिव हैं नमक से, कहीं आपका ज़्यादा तो नहीं होता। अगर ज़्यादा होता है तो आपने अपनी दवाई उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इसकी अलामत तो होती नहीं, बहुत कम लोगों को पता चलता है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, डैमेज करता रहता है और आपको पता नहीं चलता। तो ये जब आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है, फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो इसलिए दवाई अपनी नहीं छोड़नी, जब एक बार शुरू हो जाए उसकी डोज ऊपर नीचे एडजस्ट डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ करते रहें, लेकिन दवाई आपने बंद नहीं करनी है। हमारे पास जितने आपने जैसे पहले कहा कि मरीज आते हैं वो बहुत सारे 1-2 महीना इंतजार किया, मैक्सिमम 3 महीने इंतजार किया, देखा ब्लड प्रेशर तो फर्स्ट क्लास में, क्यों दवाई खा रहा हूँ।
तो वो बंद कर देते हैं, वो फिर शूट कर जाता है। जो ब्लड प्रेशर की दवाई है और ब्लड प्रेशर का जो मसला है वो सारी उम्र का मसला है, वो दिनों में, महीनों में, सालों में ठीक नहीं होता। ये ठीक नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल कब होता है? जब आप दवाई लेते हैं। अगर दवाई नहीं लेते तो ये कंट्रोल नहीं होता। इसलिए इसकी दवाई मैं हमेशा मरीज को कहता हूँ आपको सारी उम्र लेनी पड़ती है और कब्र तक लेनी होती है, और तभी जाके ये कंट्रोल रहेगा। तो ये जो है पल्ले बांध दे के जब आपको ब्लड प्रेशर हो, उसकी जो दवाई शुरू करें, उसकी खुराक ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वो बंद नहीं करनी, अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा और वो नुकसान पहुंचाएगा। उससे आपको फालज हो सकता है, नजर जा सकती है, दिल का अटैक हो सकता है, दिल फेल हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग हैं जिनके गुर्दे फेल हो, जो डायलिसिस वगैरह पे जाते हैं, एक शुगर और नंबर 2 ब्लड प्रेशर, जिस वजह से गुर्दे फेल होते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर वो नुकसान नहीं पहुंचाता, तकरीबन नियर नॉर्मल, जो आम बंदा जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लोगों में सर एक ये भी मिसकंसेप्शन होती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई से शायद नुकसान होता है। एक कॉलर है, आप इजाज़त दें तो सर ले लें, शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? जी क्या उसको वैक्सीनेशन हो सकती है? ठीक और है। अगर मेरे पास ये उसका 8वां महीना जा रहा है और अगर उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो होने के बाद वो कहते हैं कि बच्चे को दूध बनाने वाले जो होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, तो क्या डॉक्टर से पूछ लीजिएगा बताएंगे इसमें ये बातें हैं दुरुस्त हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा अनरिलेटेड टू कार्डियोलॉजी है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या सर? अभी प्रेगनेंसी में इसकी कोई सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं हुई वैक्सीन में, तो अभी जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है या हामला है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हाँ, जब डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद वैक्सीन लगवा सकती है। ठीक है सर, हम हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पे ही बात कर रहे थे। उसमें कुछ लोगों की सर ये ख्याल होता है कि दवाई शायद नुकसान पहुंचाती है, और शायद ये भी एक वजह है कि लोग छोड़ देते हैं दवाई के जी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ तो कुछ चलो ये इतनी लंबी दवाई खाने से कोई नुकसान ना हो जाए। तो क्या कार्डिक मेडिसिन सेफ़ हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं? और अगर कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है तो उसको क्या चीज़ें चेकअप कराना चाहिए, कितने अरसे बाद चेकअप कराना चाहिए ताकि उसको नज़र में रखा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो हर 2 हफ्ते बाद चेक करवाना चाहिए और दवाई एडजस्ट होती रहे, क्योंकि 2 हफ्ते में हर दवाई का मैक्सिमम असर होता है। खून में उसका लेवल एक बनता है, वो लेवल 2 हफ्ते के बाद बनता है। उसके बाद फिर दवाई को आप उसकी खुराक ऊपर या नीचे करते हैं। जब कंट्रोल हो जाए एक डोज पे तो फिर वो दवाई लगातार आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर बेशक 3 महीने के बाद दिखा दें, 6 महीने के बाद दिखा दें। 3-6 महीने के बाद आपने टेस्ट करवाने होते हैं। गुर्दों के टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट है, शुगर के टेस्ट है, यूरिक एसिड के टेस्ट है कि कहीं गुर्दों को डैमेज नहीं किया। आंखें चेक करवानी होती है, दिल जो है चेक करवाना होता है, और स्पेशली एको ज़रूर करवाना होता है ताकि दिल कहीं बढ़ तो नहीं गया, फैल तो नहीं गया, या उसमें हाइपरट्रॉफी या मसल या गोश्त बढ़ तो नहीं गया, ये सारी करवानी होती है। जो सवाल आपका था कि दवाइयों को क्या वो सेफ़ होती हैं, और ज़्यादातर हमारे मरीज़ ये डरते हैं कि दवाई खाने से मुझे तो तकलीफ़ कोई नहीं है, दवाई खाने से मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, मेरे गुर्दे फेल हो जाएंगे, मेरा जिगर फेल हो जाएगा, मुझे फ़लाँ मसले हो जाएंगे, फ़लाँ मसले हो जाएंगे। ये मिसनोमर है और ये लोगों को बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। दवाई हमेशा सेफ़ होती है जो आपको बहुत सारे मसलों से बचाती है, और ये जो दवाई हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और वो टेस्टेड होती हैं और साल पिछले 20, 25, 30, 40 साल से वो चल रही होती है। उनकी सेफ्टी जो है एस्टेब्लिश हो चुकी होती है और उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं, अगर होते हैं तो बहुत थोड़े होते हैं, और वो जो है जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनका नुकसान कोई नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई नुकसान आपको बचा रही है या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम आपको जो 2-2 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, वो इसलिए बुलाते हैं कि अगर उसमें से कोई दवाई आपको सूट नहीं कर रही और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या आपके कोई टेस्ट ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से, तो हम दवाई को, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर में, वैरायटी है बहुत ज़्यादा, उसमें से कोई जो सेफ मेडिसिन आपकी उम्र के हिसाब से और आपके ब्लड प्रेशर के हिसाब से वो हम आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो आप जो है ले सकते हैं, और सारी की सारी दवाइयाँ सेफ, जो अनसेफ होती हैं उनको हम लंबे अरसे के लिए नहीं देते, थोड़े अरसे के लिए देते हैं। इसलिए जब आपको दवाई लिखी जाए तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं और डॉक्टर साहब से पूछ लें कि कितने अरसे के बाद मैं दोबारा आपके पास आ सकता हूं, ताकि डॉक्टर साहब की नज़र होती है दवाई पे कि अगर उसका साइड इफेक्ट है तो मेरे पास इतनी जल्दी मरीज़ आ जाए ताकि मैं उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर कर सकूँ। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो मुझे अगर दवाई बदलने की ज़रूरत है तो फिर मैं बदल सकूँ। देखिए, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो सेफ़ है। इवन वाइटामिन, जो ताकत वाली गोली, उससे भी रिएक्शन हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाते हैं।
तो इसलिए हर दवाई खाने के बाद ही पता चलता है कि क्या, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो दवाइयाँ हैं दिल की और ब्लड प्रेशर की, वो सेफ दवाइयाँ और उनके वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सर एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? जी शफकत साहब सवाल कीजिएगा। ये मेरी वालदा साहब के दोस्त है हमने डाले हुए हैं, जी जी तो उनकी भी ये बैग के कमरे के नीचे जो है कि जगह सूजन हो गई है। जी किधर सूजन हो गई है? ये बिल्कुल ये कमरा नहीं है, कमरे के बिल्कुल नीचे, यानी ये जो नरम जगह नहीं होती है ठीक। साइड से, जी 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 ठीक ये है। सूजन हो गई है। ठीक है। आपकी वालदा की उम्र कितनी है? उनकी उम्र है तकरीबन 60 साल। 60 साल। और स्टेंट कितना अरसा पहले पड़े थे? ये हो गए इनको साल हो गए तकरीबन। 1 साल हो गया। ठीक है। आपने 1 साल में वो उनका कभी चेकअप हुआ है दोबारा? ये दोबारा जगह होता है, हमें चाहिए इनका ये होता है जी वो सारा। ठीक है। तो ये बताइए कि इनका एको हुआ होगा जिसमें दिल कितने % काम कर रहा है? दिल तो इतना इको तो उन्होंने नहीं किया, तो बाकी जो है वो इको टेस्ट नहीं हुआ इनका। जी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, वो ठीक आते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, ब्लड टेस्ट ठीक ठीक है। वैसे चलती फिरती हैं कोई है, चल? चलती फिरती हैं, काम करती हैं, लेकिन ये सूजन हो जाती है और फिर कुछ तकलीफ होती है। जी आखिरी दफ़ा कब चेक कराया था? ये तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। ठीक है। अब दवाइयाँ कौन सी खा रही हैं? दवाइयाँ तो तकरीबन सारी खा रही हैं वो जो दी हुई। ठीक है। क्या उसमें कोई पेशाब आवर दवाई भी है, स्पायरोमाइड या इस तरह की दवाई भी है? नहीं नहीं, कोई इस तरह की दवाई दवाई। और जो दर्द अब सूजन बता रहे हैं वो कमर की साइड पे ऊपर पीछे है? नहीं नहीं, कंधे के साथ, ये बिल्कुल कंधे के नीचे आ जाती है। अच्छा ठीक। और क्या बहुत ज़्यादा सूजन होती है या हल्की सूजन होती है? ये सोजन तो ज़्यादा ही होती है तकरीबन। अच्छा ठीक है। क्या उनकी आंखों के नीचे सूजन और पाँवों में भी सूजन आती है? पाँव में नहीं होती, सिर्फ ये बैक भी होती है, दर्द भी होता है थोड़ा सा। अच्छा दर्द भी होता जी। है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मिस्टर शफकत शाह साहब से इस्लामाबाद से कॉल की। वालदा है 60 साल की, 2 स्टेंट पड़े हुए। सूजन बताते हैं सामने चेस्ट पे ऊपर आती है और बाकी कोई इसके अलावा सूजन नहीं है। 3 महीने पहले चेकअप कराया था, दवाई रेगुलर हाँ, खा। उसमें आई थिंक साल एक हो गया है, तो उसमें सूजन की एक वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो चर्बी वहाँ पे जमा हुई है, जिससे हम लाइपोमा वगैरह कहते हैं, कोलेक्शन, वो वाली पॉसिबिलिटी है। और इन्हें चाहिए कि अगर सूजन थी तो जब लास्ट 3 महीने पहले गए थे तो एक दफ़ा फिर अपने डॉक्टर साहब से उसका मशवरा कर लें। तो अगर तो ये लाइपोमा जिसे हम कहते हैं कि फ़ैट की कलेक्शन होती है तो कोई नुकसानदेह नहीं होती है, बेशक वो पड़ी रहे तो खैर है। बाकी स्वेलिंग का देखना होता है कि कहीं वो ऐसी तो नहीं है, कोई नाली की आर्टीरियल स्वेलिंग तो नहीं है जिसमें से हम एनोरिज्म या ऐसी कोई चीज़ें जो हो सकती है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी। लेकिन फिर भी एक दफ़ा अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर चेक करवाएं ताकि वो उसको हाथ लगा के देखें, स्टेथोस्कोप लगा के देखें। कहीं अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड करें, कहीं एको करवाना पड़ता तो एको करवाएं। लेकिन मुझे ये लगता है इनकी जो टेलीफोन से ये लगता है कि ये ऐसा हार्ट रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादातर कुछ चर्बी की जो है कलेक्शन है जो कि वहाँ पे है, और अगर वो है तो वो बेज़रर है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर चेक करवाएं ताकि वो एक दफ़ा एग्जामिन करके इसको रूल आउट कर लेंगे कि ये कोई सीरियस चीज़ तो नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बात हो रही है सर। उसमें कॉलर है, कॉल ले लें सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं सर तारिक रजा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी तारिक साहब सवाल कीजिएगा। अच्छा, मेरा सर सवाल ये है कि मेरी उम्र 51 ईयर है और मैं एक्चुअली मार्केटिंग का मेरा जॉब है। जी मुझे ना ब्लड प्रेशर को 3 साल पहले डायग्नोज हो गया था ना। जी तो मैं ना, मुझे एडवांस सर 8 मिलीग्राम जो है वो डॉक्टर ने एडवाइस। जी मुझे सर इशू ये है, आपकी रहनुमाई का हवाले से चाहिए कि जो डिजिटल मीटर होता है ब्लड प्रेशर चेक करने का, उसमें और जो एक डॉक्टर साहब के पास मर्करी वाला जो एक आला होता है ब्लड प्रेशर चेक करने में, दोनों में सर कोई फिगर्स में फर्क आता है ना। ठीक है। तो मैं मतलब पॉसिबल नहीं होता रूटीन में कि जी रोजाना डॉक्टर साहब के पास जाया जाए और ब्लड प्रेशर चेक करवाया जाए। जी तो क्या मैं लड़ाई कर सकता हूँ? मतलब अगर किसी ठीक मोशनल कंपनी का कोई डिजिटल जो है ब्लड प्रेशर का जो ठीक। आला है उसकी रीडिंग पे लड़ाई किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं सर। ये बड़ा कॉमन मसला है और प्रैक्टिस में भी आता है कि लोग जो घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और क्या वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो देखिए, जो अच्छे डिजिटल अवेलेबल हैं वो रिलायबल होते हैं, और कई दफ़ा उसका डिजिटल की कैलिब्रेशन वगैरह उसमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जब वेरिएशन आनी शुरू हो जाए तो फिर आपको उसको ज़रा चेक करवाना पड़ता है। अगर आपको थोड़ी वेरिएशन नज़र आती है, हर बार मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर होता है जो कि होता है डिजिटल में, तो आप 3 रीडिंग्स ले लें और 3 रीडिंग्स को जमा करें और को 3 से डिवाइड करें, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज ब्लड प्रेशर आ जाएगा, उसको आप ये ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। देखें, जब आप घर में चेक करते हैं तो कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं कि जो ही आप कफ लगाते हैं
या जो ही आप डिजिटल लगाते हैं तो आपका पारा ऊपर चढ़ा जाता है, टेंशन ऊपर चली जाती है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। एक तो ये जो ब्लड प्रेशर, कुछ लोग होते हैं जो तो रिलैक्स होकर चेक करते हैं, सर चेक करने के लिए पता चलता है ये ब्लड प्रेशर ठीक है। कुछ होते हैं जो एंजाइटी में होते हैं, जो परेशान होते हैं कि मेरा बहुत ऊपर ना चला गया हो, 5 डिग्री ऊपर चला जाए तो परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास फ़ोन, फलान दवाई बदलो, फलान दवाई बदलो। कोई दवाई बदलने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी एक रेंज होती है और पूरे 24 घंटे में ब्लड प्रेशर उस रेंज के दरमियान चक्कर लगाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। आप उस पर ही तसल्ली रखें और आपको उससे उस ब्लड प्रेशर को अगर 140/90 से नीचे है और 10/70 के साथ है तो फिर ठीक है। अगर आपको कुछ शक हो, बेसिकली होता यह कि इंस्ट्रूमेंट बार बार इस्तेमाल करने, कहीं कफ फट गई, कहीं ट्यूब लीक होनी शुरू हो गई और उसकी गलत रीडिंग आनी शुरू हो गई, फिर आपको चेक करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो मर्की वाले चेक करते हैं और वो भी मर्की वाले पे डिपेंड करता है उसकी कब कैलिब्रेशन हुई थी, और अगर वो कैलिब्रेशन बहुत पुरानी होगी तो वो भी गलत रीडिंग दे सकता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब जब शक 3 पड़े और आपकी, कुछ लोग मेरे पास आते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर तो घर में 50-40 हो गया था। मैंने कहा फिर आपको कोई तकलीफ होती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। वो है ही नहीं ऐसे। जब इतना ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो आपको कमजोरी, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, कई दफे चक्कर आते हैं, कई दफा बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये जो आले लोगों ने रखे हुए हैं, इस पर मुख्तलिफ, जर्मनी का आला है, इंग्लैंड का आला है, अमेरिका का आला है, ओमरॉन जो बीपी ऑपरेटर्स है डिजिटल का, वो वाला जो है, ये जो क्वालिटी वाले होंगे तो उससे आपकी सही रीडिंग आएगी। और जहां पे इतना फर्क आना हो जाए रीडिंग में, इसका मतलब यह है कि आपका आला सही काम नहीं कर रहा, उसमें कोई गड़बड़ है। इस रीडिंग को 50, 60, 40, 30 वाला हो गया, ये ना आप इस पे यकीन कभी ना, फिर फौरन अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें। और फिर हो सकता है अगर जब इतना ब्लड प्रेशर लो होता है तो आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू होती है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, खड़े होते हैं तो चक्कर आता है, आप चल के बाथरूम नहीं जा सकते, इस तरह के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये बहुत सारे जो मेरे ओपीडी में मरीज आते हैं उनकी ये शिकायत होती है जी मेरे आले ने ये बताया था। मैंने कहा आपके आले ने गलत बताया था, आप उसको चेक करना ही। कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर होते हैं और वो खेलते रहते हैं अपने आले के साथ, वो ऊपर नीचे बताते रहते हैं, घर में परेशान होते रहते हैं और उनको ऐसा कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं है। इसलिए जब भी आपको शक हो तो अपने डॉक्टर साहब जो नज़दीक आपके डॉक्टर साहब है, चाहे आपके जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट है, उनके पास आके एक दफ़ा शक जरूर निकाल लें। और हो सकता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो तो उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर लो पे आपको तकलीफ होती है, सिम्टम होते हैं, तो फिर जाएं। अगर नहीं होते तो हो सकता है कि वो गलत रीडिंग हो, उसको अपने आले को चेक करवा लें। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम सैयद ताहिर है, मैं दोहा कतर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिएगा। मेरा एक्चुअली, मैं भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में ही था, तो छुट्टी गया हुआ था, तकरीबन 1 साल में स्टे किया, तो वहाँ पे मुझे हाइपरटेंशन। जी आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज़ बड़ी। जी हेलो। जी जी बोलिए। जी सर जी आ रही आवाज़? जी जी आप आवाज़ ठीक है आप। जी तो मुझे जो तकरीबन 2 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, कवर सेल 5 mg में खाता हूँ जी। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने डॉक्टर ने मुझे, पाकिस्तान में ही था जब मैं 1 साल के लिए वहाँ स्टे किया था, मैं 14-15 साल से मैं जीसीसी में हूँ। उन्होंने मुझे कॉन्कर्ड जो है वो 2 mg जो है मुझे दी थी टेबलेट, साथ जो एक दूसरी 2 टेबलेट्स खाता था मैं। जी मेडिसिन दोबारा बता दें। मैंने कवर, जी सर मेडिसिन दोबारा बता दें। जी, कवर सेल में 5 mg खाता हूँ, कोवर्सेल और दूसरी जो मैं कॉन्कर्ड जो खा रहा था वो बंद कर दी है मैंने। काफी टाइम, 6 महीने हो चुके हैं, मैंने बंद कर दी। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि वो जरूरत नहीं है। तो एनीवे अभी मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरी जो है सांस मुझे ज्यादा होता है, क्योंकि मैं पहले तो फुटबॉल खेलने जाता था। अभी मैं आई एम 48 ईयर ओल्ड। ठीक। तो बट ये कि अभी आजकल थोड़ा सा, यहाँ आपको पता है कि कतर में थोड़ा मौसम भी गर्म है, तो बाहर नहीं जा रहा। लेकिन मेरी आज जो है थोड़ी सी हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा हो रही है। मतलब ये कि जब हार्ट बीट जाता, जब मुझे सांस चढ़ता है, जल्दी सांस चढ़ जाता है और फिर जो है मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक। तो आपने ये पहले मेरे साथ नहीं था, ये सडनली तकरीबन जब से ये कोविड चला है तब से घर में बैठे रहे, वर्क फ्रॉम होम था। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछ के हमें बता दें। ये बता दें कि आपने लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था, और ये यानी ब्लड टेस्ट वगैरह और एको टेस्ट, ये टेस्ट आपके लास्ट टाइम कब हुए थे आखिरी दफा? जी लास्ट 3 महीने पहले मैंने करवाए थे। और ये ठीक थे सारे टेस्ट करवाए थे जी, सब नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सडनली क्योंकि मुझे गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था, तो वो मैं शाम को तकरीबन
तकरीबन मैं खड़ा था तो सडनली जो है ना ऐसे मेरा दिल बैठने लगा, तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। जी, आप सिगरेट तो नहीं पीते? इमीडिएटली डॉक्टर के पास गया। सॉरी, जी, सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो वेट ज्यादा तो नहीं है आपका? वेट ज्यादा तो नहीं? वेट एक्चुअली मेरा है तकरीबन 93 समथिंग है वेट, लेकिन उस वक्त तो मेरा वेट बहुत कम हो गया था क्योंकि ये गैस्ट्रो की वजह से ना मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था, मेरे पेट में स्टमक में पेन था काफी, फिर ये कि मेडिसिन 1 साल खाता रहा मैं। ठीक, और कोई एलर्जी तो नहीं आपको? डस्ट एलर्जी या एलर्जी ऐसा कोई भी नहीं? जी, है एलर्जी? नहीं, एलर्जी कोई नहीं। एलर्जी कोई नहीं। आपका वेट कितना, हाइट कितनी है? हाइट सर 5 पॉइंट तकरीबन 6-7 है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप धड़कन ये थोड़ा सा है। ठीक है, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको सवाल का जवाब देते हैं जी। सर, इनकी कॉल थी, कतर से कॉल थी, और 48 इयर्स इनकी उम्र है और ब्लड प्रेशर की दवाई को वर्सल खाते हैं, और रिसेंटली इनको पेल्पिटेशंस की, धड़कन तेज़ होने की फीलिंग और सांस चढ़ने का मसला हुआ है। थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इनका और इसी बारे में सवाल करना चाहते हैं। हाँ, उसमें आई थिंक एक इनकी एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से इनका वेट ज़्यादा है, और इनका वेट जो है 75-80 से किसी सूरत ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इनकी एक्टिविटी कोई नहीं है, अगर कोई इनकी एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं करते या जिम वगैरह नहीं जाते और एक्सरसाइज नहीं करते, तो घर बैठे बैठे फिर सांस फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका स्टेमिना नहीं होता और फिजिकल जो है वो आपकी एंड्योरेंस वो वाली नहीं होती जो कि आप एक्सरसाइज वाले बंदे की होती है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अपना एक चेस्ट एक्सरे, ECG और अपना एको, फ्रेश एको वो ज़रूर दिखाएं। और ब्लड अगर इनके टेस्ट हुए थे तो क्या थे, उनके हीमोग्लोबिन, खून की मकदार कितनी थी, शुगर कैसी थी, गुर्दे के जो फंक्शंस है, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा था, और कोलेस्ट्रॉल कैसा था इनका, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा होता ही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो उसमें हार्ट या तो कई दफ़ा इलाज होता है, अगर अनकंट्रोल रहे तो, कंट्रोल रहे तो इलाज होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा जो हाइपोट्रोफी है, जिसमें से गोश्त बढ़ जाता है हार्ट का, वो ब्लड प्रेशर वालों को हो जाता है। और कई दफ़ा जो है वो आपको वैसे ही एलर्जी वगैरह चीज़ों से होती है और इससे आपकी सांस फूलती है। इनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये है कि अभी ये कोरोना तो अभी मैनेज हो गया, बाहर वॉक हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जहाँ पे रश नहीं है वहाँ पे आप वॉक करें, ज़रूरी नहीं कि जाके मॉल में आप वॉक करें, आप ऐसी जगह पे वॉक करें जहाँ पे रश कम है, और आप सुबह सवेरे जाके जब मौसम ठीक है उस वक्त वॉक करें, उससे आहिस्ता आहिस्ता इनके ये सिम्टम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये अपने टेस्ट करवा के दोबारा हमारे साथ ये रब्ता करें और अपने डॉक्टर के पास जाके मैंने जो टेस्ट इन्हें बताए हैं वो दोबारा ये टेस्ट करवाएं। एको टेस्ट, एकोकार्डियोग्राम जो है इनका, ये ज़रूर होना चाहिए, और प्लस ब्लड टेस्ट करवा के हमारे साथ दोबारा शेयर करें। हो सकता है कि हमें कुछ उसका पता चल जाए, हो सकता है कि इनको सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही इनकी सांस ठीक हो जाए। और अगर दिल की धड़कन आपकी 90 या उससे ऊपर चली जाती है तो फिर कॉन्कर ज़रूर ले लें। कॉन्कर आपको हेल्प करती है, आपके हार्ट रेट को जो ब्रेक्स लगाती है, कम करती है, और आपकी जो स्टेमिना है वो भी ज़रा बेहतर हो जाएगा, आप वॉक कर सकें। मुझे लगता है कि आपका बैठने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से और वेट ज़्यादा होने की वजह से आपका सांस फूलना शुरू हो गया है, ना कि आपको कोई बीमारी है। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी एहसान मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी एहसान साहब, सवाल कीजिएगा। अच्छा सर, ये मेरी वालदा हैं, उनकी एज तकरीबन 60 प्लस है जी। शी इज 33 इयर्स ऑफ एज, और सॉरी 33 kg वेट है उनका। जी जी और 60 प्लस एज है उनकी जी। उनको 2 साल से तकरीबन एक इशू चल रहा है। शी क्लेम्स के जो ना उनकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, पल्स उनकी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन जब उसको पल्स मीटर पर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल रहती है, मतलब 80-90 की रेंज में रहती है जी। पूरा दिन वो जो है ना अपने सीने पे बर्फ रखती हैं कि मेरा दिल जो है ना वो बाहर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि उनको मेरा दिल जो है ना वो सीने से बाहर आ रहा है जी। उनकी इकोग्राफी करवाई थी, इकोग्राफी तो उनकी नॉर्मल थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। इंड्राल वो ले रही हैं, तकरीबन साल हो गया, लेकिन इट डजंट जो है ना वो इशू इतना से रिजॉल्व नहीं हुआ उनका। जी। क्या एको टेस्ट भी हुआ था उनका, दिल का अल्ट्रासाउंड एको टेस्ट जो होता है? नहीं अल्ट्रासाउंड दिल का नहीं हुआ। एको जो होता है, एको जी इकोग्राफी हुई थी, बिल्कुल एको हुई थी। वो क्या नॉर्मल थी? जी वो नॉर्मल थी, वो चेक करवाई थी डॉक्टर को, वो नॉर्मल थी। और क्या इनकी दिल की जो एंजियोग्राफी होती है वो भी हो चुकी है? नहीं सर, एंजियोग्राफी इनकी नहीं हुई। एक्चुअली जब डॉक्टर ने इकोग्राफी देखी थी उन्होंने कहा थी जरूरत नहीं है इकोग्राफी की। वो उन्होंने फिर हमें थोड़ा सा ये कहा था कि कंसल्ट कर लें, माइट भी ये साइकी की तरफ ना जा रही हो, साइकेट्रिक इशू ना हो। जी।
इनके क्या थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक है, वो कराए थे ब्लड टेस्ट? जी सर वो भी ठीक है, TSH जिसको कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और हीमोग्लोबिन भी ठीक थी? हीमोग्लोबिन थोड़ी कम है इनकी, वो जो टेस्ट करवाए थे वो थोड़ी कम है। कितनी कम है? वो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, लेकिन वो रेंज से थोड़ी सी आउट थी, कम थी। जी, क्या बहुत कम थी, 8 और 9 नहीं थी? बहुत कम नहीं थी। जी जी मतलब उसके ऊपर डॉक्टर ने कोई कंसर्न शो नहीं किया था। ठीक है, सही है। क्या इनको ये जो आप बताते हैं बर्फ़ रखती हैं और इनको लगता है दिल बाहर आ रहा है, क्या ये चलने फिरने के साथ और सीढ़ियाँ चढ़ने से और इस तरह तब आते हैं ये सिम्टम्स? डॉक्टर वो बहुत ज्यादा वीक है, एक तो वो लेटी रहती हैं, 33 kg वेट आपको बताया, तो वो उस चलती वेट फिरती कम नहीं होने है। की क्या वजह है? कोई और कोई मसला भी है? वो उनकी वजह ये है कि वो खाना एक टाइम का खाती हैं। असल में वो क्या करती हैं, ठंडा बर्फ वाला पानी पीती हैं पूरा दिन, कि मेरा दिल जो है ना वो धड़क रहा है। अब वो ठंडे पानी की वजह से उनको भूख जो है ना उनकी मर गई है, वो सिर्फ एक टाइम एक रोटी खाती जी, हैं पूरे दिन में 24 घंटे में। क्या वो रात को सही सो लेती हैं? रात को नींद उनकी अच्छी होती है? नहीं, कभी कभी कंप्लेन करती हैं वो कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। कभी कभी जागी तो नहीं रहती रात को जाग के, या शोर मचाने की आदत तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक। नहीं है। मोस्टली वो बेड पे ही होती हैं, मतलब वो चलते फिरते नहीं है, वो खाने के लिए वॉशरूम के लिए उठती हैं, मोस्टली वो बेड पे ही होती हैं ड्यू टू वीकनेस। ठीक है। और क्या उनके सारे ब्लड टेस्ट ठीक थे, शुगर का और बाकी? हाँ डॉक्टर, शुगर उनकी उनकी हमने सॉरी सारे टेस्ट करवाए हैं, इनकी शुगर भी ठीक है, बाकी भी HIV भी करवाया था, वो भी इनका ठीक है। इसके अलावा इनकी CT स्कैन करवाया था एब्डोमिनल कंट्रास्ट के साथ, वो भी ठीक है। ठीक है। और चेस्ट एक्सरे भी ठीक था? जी चेस्ट एक्सरे भी ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी नहीं आई। तो वो सारी रिपोर्ट देखने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा था इनको जरा किसी साइकियाट्रिस्ट को करवा दें। आई एम हियर फॉर द सेकंड ओपिनियन ऑफ डॉक्टर के, मुझे उनकी तरफ ही साइकी की तरफ ही जाना चाहिए या? क्या उनको मैदे का डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया था? जी सर, उनको दिखाया, 3-4 स्पेशलिस्ट को दिखाया है, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कहा कि इनको मैदे का ऐसा कोई वो नहीं है। इनकी एंडोस्कोपी भी, क्या उन्होंने एंडोस्कोपी तो नहीं की थी? जी एंडोस्कोपी की हुई है, बिल्कुल एंडोस्कोपी की है। उसमें थोड़े छोटे जख्म आए थे, ठीक, माइल्ड जो ना जख्म उन्होंने कहा था कि माइल्ड है, बहुत सीवियर नहीं है, माइल्ड है। ठीक है, उस वक्त उनको जलन की कंप्लेन थी मैदे में, मैंने बताया ना कि गैस्ट्रो की हिस्ट्री भी है उनकी। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। एहसान साहब से इस्लामाबाद से 60 इयर्स, वालदा की उम्र है, बहुत कमज़ोर है और कुछ दिल के सिम्टम्स हैं जो बताती हैं, इसी बारे में मशवरा करना चाहते थे सर। देखिए, इनकी जो दिल के सिम्टम उन्होंने बताया कि ECG भी ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी ठीक है, एको भी ठीक है, लेकिन वेट लॉस है और पैल्पिटेशन है और स्वेटिंग होती है, सीना गर्म रहता है, बर्फ़ रखती हैं सीने पे उस गर्मी की वजह से, तो कोई ना कोई इशू है उनको। आई थिंक जो बेसिकली एक जनरल फिजिशियन को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है, उन्हें ज़रूर दिखा देना चाहिए। कई दफ़ा थायराइड की वजह से होता है, ये कहते हैं थायराइड के टेस्ट नॉर्मल आए थे, इनको दोबारा करवा लेने चाहिए, पता नहीं कब इन्होंने करवाए थे। कई दफ़ा थायराइड हाइपर एक्टिव हो तो उसकी वजह से जो कॉमन चीज़ है वो होती है, या फिर अनकंट्रोल शुगर हो तो उसकी वजह से होता है, या फिर इस एज पे आके कोई ऐसा कोई सीरियस कोई चीज़ जिसमें कैंसर किसी टाइप की, मैदे पूरे की आंत का या वो वाला हो, या कई दफ़ा कार्सिनाइड वगैरह जो होता है उससे ही कोई चीज़ हो, तो वो मसला हो सकता है। तो एक दफ़ा इन्हें डिटेल में, आई थिंक CT स्कैन एब्डोमेन का इन्होंने करवाया, वो इनका ठीक आया, लेकिन एक दफ़ा दोबारा इन्हें चेक, कई दफ़ा होता है कि हम ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनके जो टेस्ट करते हैं तो कई दफ़ा टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स हम रिपीट करते हैं वो टेस्ट, तो उसमें से कुछ टेस्ट जो है वहाँ से हम पिक करना शुरू करते हैं, लीड हमें मिल जाती है कि शायद ये टेस्ट में ख़राबी आई है और ये वाला इशू ना। उसमें बहुत सारे टिशू मार्कर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे कैंसर मार्कर्स होते हैं जो उनके टेस्ट करवाए थे, तो इनकी डिटेल एग्जामिनेशन, इनको हम हशअप नहीं कर सकते। साइकेट्रिस्ट के पास उस वक्त जब सारी चीज़ें हमने देख ली और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ हो सकती है। मेरा इन्हें ये मशवरा है कि एक अच्छा सीनियर जनरल फिजिशियन जो इन चीज़ों को जो डील करता हो, जो जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, उन्हें ज़रा एक दफ़ा दिखा लें। और मुझे ये है कि इनके जो सच इस हिसाब से कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं लगता, अगर इनका एको जो है वो ठीक ठाक हो, बाकी इनके ब्लड टेस्ट ठीक ठाक है। ठीक है। अभी सर हमने ये बात की कार्डियक सिम्टम्स के लिहाज से, और इंजाइना और हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही कई दफ़ा मिसलीडिंग होते हैं, या कई दफ़ा डॉक्टर्स भी पेरिफ्री में हम देखते हैं कि वो पिक नहीं करते और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो लोगों की आगाही के लिए कि अगर आपको वो आने शुरू हो, आप नॉर्मल एक ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको अगर वो कुछ होना लगे तो उसका मतलब है कि आपको दिल की बीमारी, आपको दिल की नालियों में बंदिश का मसला पैदा हो रहा है और वो आपको हार्ट अटैक हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे क्या सिम्टम है जिस पे कंसर्न होना चाहिए
चाहिए और फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मली होता ही है कि आप घर का कोई भी काम काज करते हैं या चलते फिरते हैं या इवन बाथरूम जाते हैं और या खाना खाते हैं तो आपको सीने पे दबाव या प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है सीने में तंगी है, मेरा सांस नहीं आ रहा, या सांस मेरा रुक रहा है, या मेरे गले पे दबाव आ रहा है, या मेरे जबड़े पे दबाव आ रहा है, या पीछे कमर पे दबाव चला गया है, या बाजुओं में दबाव चला गया है, और साथ ही घबराहट और पसीने शुरू हो गए हैं, तो ये दिल की अलामत हो सकती है और ये इसका ज़रूर पता करना चाहिए। वो सीने का दबाव या दर्द या घबराहट जो आपको काम करने पे, चलने पे, जिस्मानी मशक्क़त पे या ज़हनी मशक्क़त पे अगर आ जाए तो वो फिर हार्ट की वजह से हो सकता है। बाथरूम जाएं, नहाएं, शावर लें तो उससे वज़ू हो तो उससे हो जाए, और या आपको रात सोए हुए कहीं सुबह सवेरे 1, 2, 3, 4 बजे जो है वो आपको सीने पे दबाव आ जाए तो वो हार्ट की तकलीफ़ हो सकती है। इनका जो मेन जो सिलसिला है वो इको वाला तो इनको हो गया, इनके बाकी डिटेल में जितने ब्लड टेस्ट वो होने चाहिए। और जस्ट टू रूल आउट कीजिएगा कोई ऐसा उस तरह कोई चीज़, नॉर्मली हमारे यहाँ जो टीबी का भी बहुत ज़्यादा फैलाव है और अभी तक पुरानी टीबी चलती है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं कांटेक्ट के साथ हो जाता है, तो चेस्ट की टीबी या पूरे जिस्म में से किसी आंतों की चर्बी है या हड्डियों की चर्बी है, इस तरह की चीज़ें शुरू ना, ये टीबी है ये शुरू हो जाती है, उस पूरे को इन्वेस्टिगेट और तशखीस करना होता है। तो इनको ये चाहिए कि अपने ये सारे टेस्ट एक दफ़ा करवा लें, और अगर हार्ट का कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी इनके बहन भाइयों में से या इनके वालदान में से किसी को दिल की तकलीफ थी, तो CT एंजियो करवाने में, कॉर्नरी CT एंजियो जो है करवाने में कोई हर्ज नहीं। आज ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है और वैसे तो आप क्लैरिफाई कर चुके हैं, हर कोई वैक्सीन के बारे में भी हमने बात की कि वो लगवा सकते हैं। क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ उनके लिए भी सेफ़ है कि वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? और लोग कुछ डर रहे हैं सर, ये जो वन ऑफ द वैक्सीन जिसमें क्लॉट बनते हैं, और वो जो यूरोपियन वैक्सीन है जो कि उन्होंने कहा जी क्लॉट बन जाता है, तो क्या वो वाकई में उसमें कोई ऐसी ख़तरनाक बात है हमारी पॉपुलेशन में, और क्या लगा सकते हैं वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल लगवा सकते हैं। देखिए, वो 1 मिलियंस जो है वो जाके कहीं एक आध को कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये वैसे भी और भी दवाइयों से भी हो सकते हैं, कोई और वजह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन हो। आप हर तरह की जो पाकिस्तान में वैक्सीन मिल रही है वो सारी की सारी सेफ़ है, कोई क्लॉट वगैरह जो है वो नहीं बनाती और किसी से कोई साइड इफ़ेक्ट, ये सारी एस्टैब्लिश्ड है, करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं और इनकी सेफ्टी इस्टेब्लिश हो चुकी है, एफिकेसी जो इनका असर का जो अच्छा होना वो साबित हो चुका है। इसलिए जो वैक्सीन मिलती है वो लगवा लेनी चाहिए। हाँ, जिनको कोरोना होता है और कोरोना काफ़ी ज़ोर पकड़ जाता है, उनमें हार्ट अटैक हो सकता है, उसमें क्लॉट बनते हैं, उसमें क्लॉट बन के दिल की नालियाँ बंद करते हैं, वहाँ से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। कोरोना का जो वायरस है उसके दिल के पट्टों पे असर होता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट बढ़ सकता है और हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर ये खून गाढ़ा हो या क्लॉट बनने शुरू हो जाए तो कई दफ़ा दिमाग की नालियों में जब क्लॉट बनते हैं तो आपको फालज हो सकता है, या वही क्लॉट कहीं बाजू की नाली में, टांग की नाली में या पेट की नाली में होता है तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको कोरोना का शक पड़े आप फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाएं। फिर इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, फिर उसका एक स्पेशल ब्लड थिनर है, खून पतला करने वाली दवाई, वो शुरू करनी होती है। फिर इसके टेस्ट करने होते हैं जो इसकी मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस डिजीज़ की, कि बढ़ रही है या कम हो रही है या सेटल हो, ये सारे सारे करवाने पड़ते हैं। लेकिन वैक्सीन जो है वो सेफ़ है, वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? चकवाल से बोल रहा हूँ जी अंसर। जी अंसर साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा सवाल है कि मैं ऑपरेशन कराया थी 2012 में। ये कौन सा ऑपरेशन? ये हार्ट का ओपन बाईपास कराया था। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं इधर जो अपना रावल अस्पताल बना हुआ है उसे एक दफा चेक कराया तो उन लोगों ने मुझे गोली दी है, बोलते हैं तुम्हारा यूरिनर इसमें फेफड़ों में पीछे हो जाता है इसलिए तुमको सांस चढ़ता है। मुझे लेटे हुए सांस चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो अभी वो दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना फर्क नहीं है। तो जर्नल साहब से रिक्वेस्ट है कि जी जी अगर कोई मजीद मुझे दवाई अपनी उम्र बता दें पहले। उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 52। मेरा जब ये ऑपरेशन हुआ था तो मेरी उस वक्त थी 44। जी, ये ऑपरेशन जो आपने बताया ये क्या बाईपास ऑपरेशन हुआ था? जी सर, अंदर वो बोलते हैं टिच कुछ बैटरी रखी हुई है। मस्कत ओमान से मैंने कराया था ये ऑपरेशन। किसने किया था ऑपरेशन? सर्जन का नाम क्या था? सर्जन का नाम था जी डॉक्टर अब्दुल जी
जी जी, एक डॉक्टर राजू था इंडिया का, अच्छा, और एक ये ओमान का डॉक्टर था, डॉक्टर ये जो ऑपरेशन ओमान में हुआ था, ओमान में था, आपको डायल हॉस्पिटल। बैटरी डली थी आपको कोई, या जी, क्या ये ऑपरेशन को बैटरी डाली थी उन्होंने, या बैटरी सर बोलते हैं डाली, अंदर टेस्ट टेस्ट का आवाज आता रहता है। क्या आता रहता है? जी, बैटरी कोई डाली हुई है अंदर वो कुछ। अच्छा, उस वक्त मसला क्या हुआ था? हार्ट अटैक हो गया था या? हार्ट अटैक सर हुआ था, और वो बोलते हैं कि तुम्हारे हार्ट का जो पैप है ये फट गया है, मतलब है 3 नंबर को, तीन नंबर, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तो डिसेक्शन, क्या क्या उस बीमारी का नाम एओर्टिक डायसेक्शन तो नहीं था, या आपको बड़ी नाली फट गई थी, क्या हुआ था? बड़ी नाली सर फट गई। अच्छा, तो फिर उन्होंने फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन किया था? इमरजेंसी ऑपरेशन करके था, मुझे पहले पाकिस्तान भेज रहे थे, बाद में उधर उन डॉक्टर लोगों ने डिसाइड किया कि सफर के काबिल नहीं है, फिर इसका ऑपरेशन करना। ठीक है, तो उसके बाद अभी फिर आपको भी क्या मसला हो रहा है? सर अभी सांस मेरा फूल जाता है, आपने क्या अपना एको टेस्ट वगैरह कराए दोबारा से पाकिस्तान आके आज अभी, यानी ये सांस फूलना का जब से मसला शुरू अभी हुआ? तो सर मैं पक्का आ गया हूँ। जी जी, जब से आपको सांस फूलना शुरू हुआ आपने अपना एको टेस्ट कराया है, दिल का एको टेस्ट? एक तो टेस्ट तो सर नहीं कराया, वो ECG किया था अपना रावल अस्पताल में। ठीक, क्या छाती का एक्सरे हुआ था आपका? छाती का एक्सरे सर, वो जो ऊपर मशीन मार के करते हैं, वो जी। दवाई लगा के वो किया था। नहीं, वो तो एको टेस्ट था ना, वो दवाई लगा के जो करते हैं। जी सर। क्या वो टेस्ट ठीक आया था? सर मुझे इसका नहीं इल्म, लेकिन उन्होंने जो दवाई मुझे दी थी वो 3-4 किस्म की दवाइयाँ हैं। वो रिपोर्ट सामने आपके पास पड़ी हुई है या नहीं? आप जी सर। पढ़ सकते हैं उस रिपोर्ट को? नहीं सर, पढ़ सकता पढ़ हूँ, लें, मैं तालीम इतनी नहीं। चलें ठीक है। परसेंटेज कोई परसेंटेज लिखी हुई है उसके ऊपर के? सर वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिल 40% काम कर रहा है। वो ठीक। डॉक्टर इमरान उधर जिसने मेरा वो किया था इको टेस्ट। एको किया था। क्या दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं आप? दवाई सर वेलफ्रीन खा रहा हूँ तकरीबन 8 साल से। जी। पहले 5 मिलीग्राम थे, फिर तुम ज्यादा मोटा हो गया था, तुम लोगों ने 7.5 मिलीग्राम की। ठीक है। तो फिर अभी खून ज्यादा पतला हो गया है, यानी कि वो बोलते हैं कि 5 पॉइंट से ज्यादा पतला हो गया, तो अभी फिर 5 कर दी। ठीक है। ब्लड प्रेशर ठीक रहता है आपका? जी सर, ठीक रहते हैं। ठीक है। और क्या कोई पेशाब आवर दवाई भी खाते हैं, स्पायरोमाइड या एक टैबलेट जो है वो छोटा पेशाब यूरिनल आउट करने के लिए, उससे हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पेशाब आता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर अंसार साहब से चकवाल से, इनका 2012 में सर्जरी हुई थी और वारफरिन उसके बाद ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको 52 ईयर्स उम्र है और कुछ सांस फूलने लग गया, इस बारे में पूछना चाहते थे। हाँ, उसमें ये नहीं पता है ऑपरेशन क्या चीज़ था। कोई अगर इन्होंने कोई एओर्टिक डिसेक्शन जिसमें बड़ी शरेयान फट जाती है, वो इमरजेंसी होती है, फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और लेकिन वो जब ऑपरेशन होता है उसके बाद हालात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, और कई दफ़ा जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उनकी जो है शरेयान उसकी वजह से फटती है। अब ये नहीं पता इनका ऑपरेशन के अगर ओमान वाले जो सर्जरी हुई है उसके कागज़ मिल जाएँ, नोट्स मिल जाएँ, तो हम उस पर देख सकें क्या इनकी सर्जरी हुई है, क्या मेडिसिन, क्या ये मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो RIC में दिखाया और टेस्ट कराए, वहाँ पे उन्होंने वो इनके सर्जिकल जो ऑपरेशन के नोट्स हैं वो देखे होंगे, और क्या मसला हुआ है इनके कागज़ों पे लिखा होगा। इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा हमें आके दिखा दें और फिर उसी हिसाब से इन्हें मेडिसिन एडवाइस कर सकें। ये देखना ये है कि क्या अभी जो इनकी सांस फूल रही है वो हार्ट कमज़ोर होने की वजह से, फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से सांस फूली है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से सांस फूलती है। तो अगर तो कोई और वजह है फिर उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जो हम गेस कर चुके हैं वो यही है, इनके यही लगता है कि जी कि इनको शायद बड़ी शरेयान पटी थी जिसे हम एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं, और उसके बारे में ये सर्जरी हुई थी, ये ट्रैवल भी नहीं कर सके थे। तो एक दफ़ा हमें आके कागज़ ज़रूर दिखा दें ताकि हम इन्हें सही तरीके से गाइड कर सकें। एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लाहौर से मलिक लतीफ़ बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। सर सवाल ये है कि मुझे ना ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, हाई ब्लड प्रेशर। जी ठीक है। ये अपने टेलीविजन की आवाज़ मेरा बंद ना कर दें। ब्लड प्रेशर जो है ना वो मेरा हाई रहता है तकरीबन 10 साल से। जी जी। तो उसके लिए मैं टैबलेट वगैरह खाता हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि मेरे ना मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ, ये चलता हूँ ना गर्मी में, ये गर्मियों में ज्यादा होता है,
तो मुझे थोड़ा सा पसीना आता है तो मेरा ये सर दर्द शुरू हो जाता है और आंखें खिंच जाती हैं, पीछे से कमर में गर्दन के पट्टे वगैरह खींचे जाते हैं और दर्द शुरू हो जाती है। बस ये इशू है, बस इसका जरा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 48 है। और आप ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई खा रहे हैं? कवरसम खाता हूँ 4.5। ठीक है, ये बता दें कि आप का ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहता है? जी कंट्रोल रहता है। वैसे वो मुझे डेली मैं खा लेता हूँ, वैसे भी उसके अलावा भी मैं वॉक शॉक करता हूँ, रनिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह करता हूँ मैं, तो उससे मैं बेहतर रहता हूँ। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर मेरा 140/95 के करीब करीब चला जाता है। ठीक है, और क्या आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन मेरा 78 है। ठीक है, और आपने क्या अपना एको टेस्ट वगैरह कराया हुआ दिल, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से एको दिल का कराया? नहीं, मैंने एको वगैरह नहीं करवाई, मैंने वो लिपो प्रोफाइल वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने सारे करवाए हैं। वो ठीक है सारे? तो उसमें वो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। लतीफ़ साहब से लाहौर से 48 ईयर्स उनकी उम्र है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दवाई को वर्सम खाते हैं। बीपी 145/100 होता है और कभी एक्सरसाइज के बाद पट्टों में दर्द और इस तरह इनको फीलिंग होती है कि पट्टे खिंच के या दर्द हो रहा है। इस बारे में पूछना चाहता हूँ। आई थिंक इसमें वेट इन्होंने बताया कि वेट कितने कहते हैं ठीक है, वेट नॉर्मल है। उसमें बेसिकली इनका जो 140/100 रहता है, ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो कई थोड़ा सीने में भी दर्द होता है और पट्टे भी आपके खिंच जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनकी हार्ट की बीमारी है, जिसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, दिल की नालियाँ बंद होती है, वो रूल आउट करने की ज़रूरत है। उसमें सर्टन टेस्ट होते हैं जिसमें एक्रोकार्डियोग्राम है, स्ट्रेस टेस्ट है, ETT है, ब्लड टेस्ट है जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, यूरिक एसिड का, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स वो देखने हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। ये जो मरीज़ होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, इनको साल में एक दफ़ा जो है वो अपने ETT स्ट्रेस टेस्ट जो ज़रूर करवा लेना चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रखना चाहिए। ये अपनी डोज क्वर्शैम अगर तो ये रेगुलर हैं और रोज़ाना टैबलेट खाते हैं, उसके बावजूद ये इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर एक आध और गोली ऐड करने की साथ ज़रूरत है, थोड़ी डोज में अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ताकि इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रहे। और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बावजूद इन्हें कंधे में चलने पे दर्द होता है या तो फिर ये एंजाइना है और एंजाइना को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट है, थैलियम है या CT एंजियो इन्हें करवा लेनी चाहिए ताकि पता चले कहीं दिल की नालियाँ बंद तो नहीं है। दूसरा ये देखना है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की लगता है कि होगी, लेकिन अगर 40s में इनके ददियाल या ननियाल में या अपने बहन भाइयों में से या वालदैन में से किसी को 40 में ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फिर बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है जब तक पता न चल जाए कि इन्हें कोई मसला है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर तो इन्हें है, उसको कंट्रोल करके रखना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट अपनी ठीक रखनी है जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत कम हो, तरकारी में हो, बाकी चीज़ जो आटे चाय में ना हो, टेबल साल्ट इस्तेमाल ना करें, बाकी नमकीन चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इनका ब्लड प्रेशर बगैर दवाई ऐड करने के इंशाल्लाह नीचे आएगा। जो एक्सरसाइज करें वो एक्सरसाइज जारी रखें और स्मोकिंग का नहीं मुझे पता कि स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो उसे बंद कर देना चाहिए। तो होपफुली इससे इनकी चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अपना स्ट्रेस टेस्ट और ब्लड टेस्ट और इको टेस्ट ये ज़रूर करवाएं। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट ETT जो ठीक है। सर एक कॉलर और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं नूरुल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरी एज है 25 जी और मेरी हाइट जो है वो 5'6" है जी। ठीक है, तो सर मुझे ना कुछ टाइम हो गया कि ना मैं थोड़ी सी मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ ना तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। ठीक है, अगर एक्टिविटी यहाँ तक कि अगर मैं नहाती हूँ ना तो मैं उसके बाद इतनी थक जाती हूँ कि जिसकी कोई था नहीं। ठीक है, और कोई मसला इसके अलावा तो नहीं है? और इसके यही मैं मुझे कुछ टाइम हो गया मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ अपने अंदर। ठीक है, आपका वेट तो ज़्यादा नहीं है, वेट ठीक है? जी मेरा वेट ठीक है, 60 मेरा वेट है। तो दूसरा मैंने से ये बात करनी थी कि मेरी डाइट कौन सी है ना, मेरी डाइट अच्छी नहीं है ठीक है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाना नहीं ज़्यादा खाती, इसलिए मैं अगर कभी लेती हूँ ना ये मल्टीविटामिन लेती हूँ मैं जी जी, तो उसके साथ मैं ऐसे ही फील करती हूँ कि जैसे BP मेरा बिल्कुल लो हो रहा है, मेरी आंखें बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती हैं, हालांकि विटामिन लेने के बाद तो
मुझे ठीक होना चाहिए ना, लेकिन मेरे साथ इतना होना शुरू हो जाता है। मुझे इसकी रीजन बताएं। अंडर वेट तो नहीं, वेट कम तो नहीं है बहुत ज्यादा? ना मेरा नहीं, वेट मेरा बिल्कुल ठीक नॉर्मल है। है। और क्या आपकी आप कोई ब्लड टेस्ट आपने कराए हो, अपना चेकअप कराया हो? मैंने टेस्ट अपना सर किसी किस्म का मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ मैंने अपना बीपी जो है ना वो टेस्ट करवाया। मेरा बीपी ठीक होता है। ठीक है। यानी जब मैं अगर इस तरह मैं फील करती हूँ ना तो मैं वीकनेस फील करती हूँ, मेरी बकायदा आंखें जो है मेरी बंद होनी शुरू हो जाती है। प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको अब बताते हैं कि इसमें क्या टेस्ट कराने चाहिए। सर 35 इयर्स ओल्ड हैं, इनकी पिंडी से इन्होंने कॉल की और इनको कमज़ोरी हो जाती है और वीकनेस फील करती हैं, और इसी बारे में पूछना चाहती हैं। फटीग्ड हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, वेट वगैरह ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, इनको मल्टीविटामिन्स लेने से भी कोई असर नहीं पड़ा, तो इनको आगे किस तरह प्रोसीड करना चाहिए, क्या चेकअप क्या हाँ, इन्होंने ये बताया कि ये वॉक करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, लेकिन वॉक का ये मतलब होता है कि आप अगर चलें तो लगातार आधा घंटा चलते जाएं, तो उस वॉक का फ़ायदा होता है, उससे स्टेमिना भी बनता है, और ये जो कमज़ोरी वगैरह मसल जब ठीक होते हैं, टोन अप होते हैं, तो आपकी कमज़ोरी ठीक हो जाती है। बहुत सारे जो एक्स एंड पेन्स और जिस्म में जो दर्दें हैं वो सिर्फ चलने और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाती हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। इनको चाहिए कि अपना जो है वो एक सारे टेस्ट जिसमें ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, सीपी है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट है, ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो छाती का एक्सरे और अपना एक एको टेस्ट ज़रूर करवा लें। हो सकता है कि वो उसमें से कोई ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, नहीं अगर कोई मिलती तो फिर अपनी एक्सरसाइज ठीक करें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें, और ये देखें कि कहीं आप ज़्यादा परेशान तो नहीं रहती, कहीं आप ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं, आप में एंग्जाइटी वाला एलिमेंट तो नहीं है। कई दफ़ा एंग्जाइटी जो एलिमेंट होता है वो बंदा उसको रजिस्टर नहीं कर रहा होता, और फिर उसकी स्पेशल दवाइयाँ होती है, वो अगर दवाइयाँ लें तो एंग्जाइटी आपकी ठीक होती है, तो आपकी अदरवाइज़ तबीयत ही बदल जाती है। जब आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो नई दुनिया में आप आ जाते हैं। तो ये टेस्ट करवा के जब सारे आपके टेस्ट हो जाए तो हमें आप हमारे साथ वो उनकी रिपोर्ट दोबारा शेयर कर लें, और फिर उसको दे के फिर आगे चले गए। लेकिन ज़ाहिरन ऐसे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, स्वाय इसके कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, घर के अंदर बंद रहती है। ज़रा बाहर जाएं, आधे घंटे के लिए वॉक करें, उससे तबीयत आपकी ठीक होगी और बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज का मैसेज यही है कि वैक्सीन सब लोग लगवाएं कोरोना के। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक हुआ हुआ, स्टेंट पड़े हुए हैं, बाईपास है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, सब के लिए वैक्सीन सेफ़ है। वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो नुकसान हो सकता है, वैक्सीन लगाने का फ़ायदा ही होगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।